हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी में अब तक जो भी हमने किया है, अगर आपने वो मिस कर दिया है सही से, अगर अभी तक नहीं समझा है तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाओ। प्रोबेबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप सारे स्टार्टिंग से वीडियो देखो ताकि प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ सके और ये समझ में आ सके कि अब तक जो आपने करा है उनके क्वेश्चंस आपको किस तरीके से डील करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जैसा कि इसका नाम है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वैसे इसका काम भी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम करते हैं, इससे पहले जो आपने जितनी भी अभी तक करी है ना वो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब वहां पर कोई शर्त नहीं थी, वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी भाई ऐसा होगा तो फिर ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब यहां पर आपको एक कंडीशन दी जाएगी। मान लो आपने पहली एक बॉल निकाल ली है, अब दूसरी बॉल आप निकालने जा रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पहली वाली बॉल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कहता है कि इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट से बी, एक इवेंट हमने मान लिया, उसका नाम रख लिया हमने बी, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ द अनदर इवेंट ए। अब ये जो इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे अब बी की प्रोबेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होगी, प्रभावित होगी, चेंज होगी। देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे इन इवेंट्स को डिपेंडेंट इवेंट। वी यूज द नोटेशन पी बी बाय ए। पी बी बाय ए मतलब इसको कैसे रीड कर दें, हम शॉर्ट में ऐसे रीड कर लेते हैं बी बाय ए, लेकिन एक्चुअली में क्या रीड करने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी, जो मतलब आप पहले लिख रहे हो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी गिवन दैट द इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी ए पहले हो चुका है, ए पहले हो चुका है, आपको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। या आप ऐसे रीड कर सकते हो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो लिखने का, करने का, तो बोलने का जो तरीका है वो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम उसको और शॉर्ट कर देते हैं, हम सिंपली बोल देते हैं पी बी बाय ए टू सजेस्ट दैट अनदर इवेंट बी विल हैपन इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपन। मतलब ये हो गया कि ए ऑलरेडी हो चुका है, हमें उसके अकॉर्डिंग बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी की अगर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फार्मूला इसका क्या रहेगा, पी अगर बी बाय ए आप निकालना चाहते हो तो ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आप ए बाय बी निकालना चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी गिवन, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहेगा। ऊपर इंटरसेक्शन में आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पर नीचे लिख रहे हो वही टर्म आपकी नीचे आएगी। यहाँ पर पी ए नीचे था तो यहाँ पर पी ए आ गया, यहाँ पर बी नीचे है तो यहाँ पर पी बी आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, यहाँ पर कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एस। एस का मतलब कंप्लीट सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो किसके बराबर होगी, तो ऊपर कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन एस और नीचे कह रहा है पी एस। अब ए और एस का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें, ए क्या है, ए एस का ही तो एक पार्ट है, तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा क्या हमारे पास आएगा यहाँ पर पी ए और नीचे क्या है पी एस। पी एस मतलब पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी। अब ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर हम पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 के बराबर होती है, तो डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर आ गया पी ए। यानी अगर पी ए बाय एस निकालना है आपको, डायरेक्टली आप पी ए निकाल दो, आंसर आपका आ गया पी ए बाय ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसमें क्या होगा, ऊपर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, वो तो ए ही रहेगा ना भाई, दोनों में कॉमन तो वो खुद ही रहेगा। तो पी ए डिवाइडेड बाय पी ए, आंसर आ जाएगा 1। पी एस बाय ए, एस बाय ए मतलब फिर ऊपर वो इंटरसेक्शन आएगा लेकिन इस बार नीचे ए आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर समझा कि इंटरसेक्शन तो पी ए के बराबर ही होगा, तो यहाँ पर जब आप पी ए पुट करोगे पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ए 1 के बराबर हो गया। प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल है कि भी 0 से 1 के बीच में रहेगी, तो चाहे कंडीशन भी दे रखी हो प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही रहेगी, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ। तो जैसे आप ए यूनियन बी का फार्मूला लिखते हो ना, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इसको आपको याद करने के लिए जो सिंपल फार्मूला हमारे पास था, कौन सा हमारे पास था फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। ये क्या होता है हमारे पास पी ए, ठीक है, फिर होता है पी बी, फिर होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी जाए, अगर ये कहे कि भाई इफ
एफ एज ऑलरेडी अकर्ड, तो फार्मूला क्या बनेगा, सबके साथ ऐसे ही कर दो, ए बाई एफ, बी बाई एफ एंड ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, बन गया फार्मूला। तो अलग से कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वो पहले वाला फार्मूला याद है यूनियन का, तो बस आपको सभी के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर देनी है, इसका फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एफ, ये बराबर खाली इन दोनों के होगा। कब होगा, अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर कॉमन कुछ भी ना हो। जब कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा ना, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला सिर्फ ये बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी, तो ए नॉट बाय बी मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो सिंपली क्या करना है कि 1 माइनस पी ए बाय बी, जैसे हम ए नोट का फार्मूला लिखते हैं वही फार्मूला है। ए नोट का फार्मूला क्या था, 1 माइनस पी ए। अब यहां पर अगर आपने बी कर दिया तो यहां पर भी बी कर दो ना, जैसे वहां पर किया था वो फार्मूले में। तो इस तरह से आप फार्मूले याद रख सकते हो। तो यही सब फार्मूले हम यूज करने वाले हैं इस पूरी की पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 12.5 जो हम क्लास में करने वाले हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर अगर हम चलें तो सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दी है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। हम कहेंगे भाई नॉट डिफाइंड है। क्यों पागल बना रहे हो, क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जब आप इसका जब फार्मूला लगाओगे तो फार्मूले में हमने पढ़ा था कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि भाई बी इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब है नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। सेकंड पार्ट में कहता है ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी बी बाई ए। यहाँ पर ए बाई बी और बी बाई ए दोनों बराबर है, देन शो दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो भाई इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो। इसके फार्मूले में आएगा ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आएगा पी बी इक्वल्स टू, इसका फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ऊपर ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या डिफरेंट होते हैं, नहीं होते ना डिफरेंट, तो इसका मतलब काट दो इन्हें, डिफरेंट नहीं होते तो काट दो, बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए। नॉट ए का मतलब ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आपको दिया हुआ है 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो इससे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी बी बाई ए आ गया, देन फाइंड ए बाई बी एंड पी ए यूनियन बी। तो अब आपको यहाँ पर पी बी बाई ए दिया हुआ है, बी बाई ए दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप जब इसका फार्मूला अप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इससे क्या होगा, जब आप बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे 0.5, इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आ जाएगा आपके पास पी ए कितना है 0.3। तो यहां से सॉल्व करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा 3 5 15 यानी 0.15। इंटरसेक्शन आ गया। अब इंटरसेक्शन क्यों निकाला, क्योंकि जब आप इसका फार्मूला लगाओगे तो उसमें आपको इंटरसेक्शन चाहिए। तो अगर हम पी बी ए बाई बी निकालेंगे तो इसके फार्मूले में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। अब क्योंकि इंटरसेक्शन आपके पास आ चुका है, कितना आ चुका है, इंटरसेक्शन आ चुका है 0.15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, बी तो ऑलरेडी दे रखा था 0.7। तो इसमें आप डेसिमल हटा के इसको सॉल्व कर दो, डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/14। तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, अब और क्या पूछता है, यूनियन भी पूछ रहा है। तो यूनियन पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, यूनियन का फार्मूला लगा देते हैं हम, फार्मूला तो हमें पता ही है ना। तो फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो सब कुछ आपके पास है, बस वैल्यूज पुट करनी है। पी ए आपको 0.3 दिया हुआ है, पी बी 0.7 है, और इंटरसेक्शन हमने निकाला 0.15। तो 7 और 3 10 यानी 1.0 में से 0.15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.85। ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि ए बाई बी आपको फाइंड करना है, ए बाई बी आपको फाइंड करना है, और पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। इस पर यूनियन दिया हुआ है।
तो मैं इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूँ, बस समझा देता हूँ, एक बार आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनियन का फार्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया वही फार्मूला आप यूज़ करो। यूनियन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उससे आपका निकल जाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो उसके बाद इसका फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बच्चों का ही खेल है आपके लिए, तो बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ कहता है डाइस थ्रोन ट्वाइस, डाई को आपने दो बार फेंका तो सैंपल स्पेस उसके बन जाएंगे 1 1 2 2, इस तरह से बनाएंगे 1 1 1 2, एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, और जो सम आ रहा है ना उसका सम आ रहा है 6। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो क्या कर रहा है, पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। सैंपल स्पेस कर रहा है भाई 1 1 1 2, इस तरह से हमारे पास 1 6 तक हो गया। फिर इस तरह से हम चलेंगे, फिर 2 1 की सीरीज बनेगी 2 6 तक, और डॉट 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 लगा कर 6 तक आ जाओ सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। तो ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी कर रहा है, फाइंड कर रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ये बन गया आपका इवेंट ए, जो आप निकालना चाह रहे हो। जो निकालना चाह रहे हो वो ए बना लो या बी बना लो, मर्जी आपकी है वो तो खैर। तो ए इवेंट क्या है, नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि कम से कम नंबर 1 जो है वो उसमें, नंबर 4 जो है वो उसमें एक बार जरूर आए। अब कौन कौन से इवेंट होंगे जिसमें नंबर 4 कम से कम एक बार आएगा, देखो 1 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, यानी ये वाली जो लाइन बनेगी यहाँ से, अगर मैं यहाँ 1 4 लिख लेता हूँ, एक 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 तक ये लाइन आ जाएगी। तो 6 नंबर इसमें हो गए। इसके अलावा एक 4 की लाइन यहाँ से बनती है 4 1 से लेकर 4 6 तक। एक नंबर ऐसा होगा जो इसमें भी आएगा, जो इसमें भी आएगा, उसको छोड़ देंगे। बचेंगे कितने, 11 नंबर बचेंगे, 6 ऐसे हो गए और 5 ऐसे हो गए, टोटल 11 हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी पी ए की, यह आ जाएगी 11/36। अब जो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है वो क्या है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, कह रहा कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। जो सम आ रहा है उस पर डाइस पर दोनों नंबर का वो 6 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। सम कितना है, सम यहां पर 6 है। तो सम 6 कहां पर होगा, देखो 1 5 पर होगा, 5 1 पर होगा, 2 हो गए, 2 4 पर होगा, 4 2 पर होगा, 2 ये हो गए, 4, उसके अलावा 3 3 पर होगा, यानी 5 जगह ऐसी होगी जहां पर सम 6 के बराबर आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 5/36। अब हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन में हमें देखना है कि भाई जिस पर सम 6 भी आ जाए और नंबर 4 भी उसके अंदर कम से कम हो एक बार, ठीक है, सम 6 भी आ जाए और नंबर 4 भी कम से कम एक बार हो। तो ऐसा कौन सा होगा, 4 2 और 2 4, सम भी 6 आ रहा है, नंबर 4 भी आ रहा है, तो मतलब 2 इवेंट ऐसे बनेंगे, यानी 2/36। अब आपसे पूछा यहां पर प्रोबेबिलिटी पूछिए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए ए की, ठीक है। इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी ए बाय बी आपको निकालना है। तो ऊपर आ जाएगा इंटरसेक्शन और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, इंटरसेक्शन कहता है मेरी वैल्यू है 2/36 और बी कहता है मेरी वैल्यू है 5/36। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर बनेगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बस ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, आपको ए बी बनाना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ नंबर इज ऑब्जर्व टू बी इवन। यहाँ पर सम क्या है, 6 की जगह इवन दे दिया, वो इवेंट बन गया, ये ऑलरेडी अकर्ड है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो हम रख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बोथ डाइस हैव कम अप विद द इवन नंबर। अब दोनों डाइस पर इवन नंबर आने चाहिए, तो वो नंबर आप छांट लेंगे, वो ए बन जाएगा। और जो ऑलरेडी दिया हुआ है कि उस दोनों में क्या दिया हुआ है कि सम जो है वो इवन आना चाहिए। सम इवन का मतलब जैसे 1 1 दोनों का सम इवन है, 1 3 दोनों का सम इवन है, इस तरह से आप टोटल छांट लेंगे और जो ऐसा पिछला क्वेश्चन आपने किया है सेम उसी तरीके से इसको प्रोसीड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब 2 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे मतलब अच्छे बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो कैसे कैसे हो सकता है। ऑर्डर ऐसे ऐसे हो सकता है कि भाई दोनों के दोनों गर्ल्स होंगी, ऐसा हो सकता है, या फिर एक गर्ल होगा और एक बॉय, या फिर पहले बॉय होगा फिर गर्ल, मतलब बॉय यहाँ पर बड़ा होगा गर्ल छोटी होगी, या फिर होगा दोनों बॉयज। तो जब भी फैमिली के अंदर 2 बच्चे होते हैं तो यही सिस्टम हो सकता है, और कोई सिस्टम तो नहीं होगा।
तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो आपको निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी ए इवेंट क्या है हमारे पास, बोथ आर बॉयज। तो बोथ आर बॉयज मतलब ये वाला इवेंट आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी 1/4। और जो बी इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कि कम से कम एक जो है वो बॉय होना चाहिए, एटलीस्ट वन इज बॉय। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आ गए, इसमें इवेंट ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 3/4। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में क्या कह रहा है भाई, यहाँ तो कह रहा था कि दोनों बॉयज़ होने चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन में कॉमन यही वाला आएगा, बॉय बॉय, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉयज इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर लैंग्वेज में लिखने का शौक है तो ए बाय बी इंटरसेक्शन आ जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, बी मतलब 3/4। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 1/3। 7th क्वेश्चन में, 7 में कहता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड है, उसमें से आपको एक कार्ड निकालना है। इफ ई इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और ए क्वीन। ई क्या है यहाँ पर, कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो या तो किंग है या फिर क्वीन है। तो जब और लग जाता है, और लगता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो किंग होते हैं 4, क्वीन होती हैं 4, टोटल मिलाकर बन गया 8। तो प्रोबेबिलिटी बन गई कितनी इसकी 8/52। यहां पर काटना पीटना मत, कभी मत काटो, यहां पर लास्ट में जाके काटा पीटी करो, क्योंकि हमारा आंसर जो है ना वो कई बार ऐसा होता है कि बड़ा आसान हो जाता है अगर हम यहां पर काटेंगे नहीं तो। पहले ही आप काटना स्टार्ट कर दोगे तो बाद में दिक्कत आ जाती है कई बार। एफ क्या इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और एन एस। एफ क्या है यहां पर, एफ में कहता है भाई या तो क्वीन आ जाएगी या फिर एस आ जाएगा। तो फिर वही 4 ये 8 हो गए। अब इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में देखो क्वीन यहां भी है, क्वीन यहां भी है, तो इंटरसेक्शन हो गया 4 4 8 मत कर देना, क्वीन तो एक 4 ही रहेंगी ना। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4 क्वीन होती है तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कंडीशनल इवेंट ई बाय एफ। तो ई बाय एफ यानी ऊपर इंटरसेक्शन रखो, नीचे एफ रखो। ये आ गया आपके पास आंसर 1/2, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है कि आई रोल 2 डाइस एंड गेट ए सम मोर देन 9। मैंने एक डाइस को फेंका, एक डाइस को नहीं 2 डाइस को फेंका और मेरे पास जो सम आ गया वो 9 से ज़्यादा आ गया, मोर देन 9। तो यहाँ पर क्या क्या इवेंट बनेंगे, जो ए इवेंट है, ए इवेंट हमने क्या लिया है, सम इज मोर देन 9। तो यहाँ पर कितने इवेंट बनेंगे आपके पास, देखो मोर देन 9 बनेगा 1 की लाइन में नहीं बन सकता क्योंकि मैक्सिमम सम ही उसमें 7 आएगा 1/6 का। 2 की लाइन में भी नहीं बन सकता, 3 की लाइन में मैक्सिमम सम 9 आएगा, लेकिन वो भी नहीं ले सकते क्योंकि मोर देन 9 लेना है। तो 4 की लाइन में हम लेंगे कौन सा, 4 की लाइन में हम लेंगे 4 6, इसमें सम मोर देन 7 है, मोर देन 9 है। और फिर 5 की लाइन में जाएंगे तो 5 5 और 5 6, और 6 की लाइन में जाएंगे तो 6 4 6 5 एंड 6 6। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बन गई आपके पास 6/36। अब आते हैं हम बी पर। बी में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। जो पहले वाला नंबर है ना, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, फर्स्ट डाई इज इवन। जो पहले वाला नंबर डाई पर आएगा वो इवन नंबर आना चाहिए। तो पहले वाला डाई अगर हम डाई को थ्रो करेंगे, अगर पहला नंबर 1 आ गया वो नहीं लेना है क्योंकि वो तो ऑड होता है। तो आपको सीरीज लेनी है यहाँ पर 2 वाली, 2 1 से लेकर 2 6 तक। आपको सीरीज लेनी है 4 वाली, 4 1 से लेकर 4 6 तक। आपको सीरीज लेनी है 6 वाली, 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो 6 इसमें होते हैं, 6 इसमें होते हैं, 6 इसमें होते हैं, टोटल हो गए कितने 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 18/36। अब चलते हैं इंटरसेक्शन पर।
तो इंटरसेक्शन में क्या कह रहा है कि भाई डाइस पर इवन भी आना चाहिए पहला वाला नंबर और सम मोर देन 9 भी आना चाहिए। तो इसमें से वो ले लो कौन कौन से जिसमें सम पहला नंबर इवन आ रहा है, ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, यानी टोटल 4 नंबर आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी इंटरसेक्शन की 4/36। अब आपको निकालना क्या है, आप ये मत समझना कि आपने ए पहले लिखा है तो हमेशा a बाई बी निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन, ये वाला जो इवेंट है ये आपको निकालना है इफ दिस इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए निकालना है। कहीं आप a बाई बी मत लिख देना। तो ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगा a, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आंसर आ गया इसका 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या था, इन ए सर्टेन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। 20% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। 15% मैथ्स में फेल हो जाते हैं। बड़ा अच्छा स्कूल है यार, उल्टा होता है। नॉर्मली तो स्कूल में मैथ्स में ज़्यादा फेल होते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। 15% मैथ्स में फेल हो रहे हैं, मतलब कम फेल हो रहे हैं इंग्लिश के मुकाबले। एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। और 10% ऐसे जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालें फेल होने की, ठीक है, फेल होने की निकाल रहे हैं, तो एक डैश लगा दिया मैंने फेल होने की, तो कितने हो गए 20%। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं कितने 15%। तो और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में फेल हो रहे हैं कितने 10%। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ यू पास्ड इन इंग्लिश। पूछ रहा है पास की, दे रखी है फेल की प्रोबेबिलिटी, पागल बना रहा है हमें, ठीक है। फेल की प्रोबेबिलिटी देके पास की पूछ रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो पास इन मैथ्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले इनके पास होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश में जो पास हुआ तो टोटल 1 होता है, 1 में से इसको माइनस करेंगे यानी 80/100 आ जाएगा, यानी 80% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, मतलब ये हो गया। मैथ्स में कितने हो रहे हैं 85 पास हो रहे हैं, और दोनों में कितने पास हो रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस यूनियन, तो 1 में से इसको माइनस कर दोगे, यह आ जाएगा 90/100। तो यहाँ से अब पहले इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए जो यूनियन का फार्मूला होता है उसको आप यूज़ कर लो। यूनियन का फार्मूला है हमारे पास ई यूनियन एम इक्वल्स टू पी ई प्लस में पी एम माइनस पी ई इंटरसेक्शन एम। तो यहाँ पर ये आपको दे दिया 90, ये हो गया हमारे पास 80, ये हो गया 85 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एम। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एम की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे 165/100 माइनस 90/100। तो इसको माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 75/100। तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी आ गया, ई भी आ गया, एम भी आ गया। अब इसने पूछा कि इफ़ ही पास्ड इन इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश में पास हो चुका है तो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई ई आपको निकालना है। तो ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगा ई। ई कितना था हमारे पास 80। इसको इससे काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 15 पे और ये कटेगा 16 पे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/16। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि भाई 60% स्टूडेंट जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 60% स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये बन गया आपके पास PH 60/100। 40% स्टूडेंट तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तमिल न्यूज़पेपर आ गया 40%। एंड 20% स्टूडेंट रीड बोथ, और 20% ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और तमिल भी पढ़ते हैं, ऐसे हैं 20%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम रीड्स तमिल न्यूज़पेपर गिवन दैट ही हैज़ ऑलरेडी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब आपको तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ T/H। तो ऊपर रखेंगे इंटरसेक्शन 20/100, नीचे रखेंगे H 60/100। तो कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 1/3।
सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है कि हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। गिवन दैट ऑलरेडी तमिल रीड तमिल न्यूज़पेपर, तो उल्टा कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ h/t निकालना है। इंटरसेक्शन ऊपर रखेंगे लेकिन नीचे अब तमिल रख देंगे, तो ये कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है कि नीदर हिंदी नॉर तमिल, ना वो तमिल पढ़ते हैं ना वो हिंदी पढ़ते हैं, कोई और ही लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो थर्ड में हमें क्या बताना है भाई, ना तो वो हिंदी पढ़ते हैं ना वो तमिल पढ़ते हैं। H0 इंटरसेक्शन T0, बट ना तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना तमिल पढ़ रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन T। अब यूनियन आपके पास नहीं है, यूनियन हम निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो यूनियन का फार्मूला यहाँ पर आप लगा दो। यूनियन का फार्मूला बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्रोबेबिलिटी ऑफ T माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन T। तो H आपके पास है 60/100, T आपके पास है 40/100 और यह है 20/100। तो 60 40 100 100 माइनस 20 80 आ गया। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो 20/100 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/5, और इसी के साथ ही आपका जो आंसर आ गया 1/5। और साथ ही साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।